15 दिन के लिए बढ़ गई है। वहीं एसआईआर पर अखिलेश के बयानों पर बीजेपी ने जवाब दिया। उसके बाद आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने 2027 में महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना देने वाली स्कीम लाने का ऐलान किया है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। साथ ही बात होगी बहराइच हिंसा केस में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी है। 1 को फांसी और 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फिर आपको बताएंगे नोएडा मुआवजा घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए महीने और एक्स्ट्रा वक्त दे दिया है और 15 साल में तैनात रहे सीईओ की जांच भी होगी। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। बहराइच हिंसा मामले में कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को आज सजा सुना दी है। गोली चलाने वाले सरफराज को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। कोर्ट ने एक दोषी को 8 साल की सजा दी। सभी दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया। पिछले साल दुर्गा मूर्ति विसर्जन के वक्त हिंसा हुई थी, जिसमें रामगोपाल भी गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बहराइच हिंसा मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी 10 दोषियों में एक दोषी सरफराज को जिसने गोली चलाई थी उसको फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट ने एक दोषी को 8 साल की सजा दी है। सभी दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसमें जितने मुलजिम हैं उसमें सरफराज को फांसी दी गई है। बाकी सभी अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए का जुर्माना। नहीं, जो 3 लोग दोष मुक्त हुए हैं वो इस मुकदमे में दोष मुक्त हुए हैं, बाकी अन्य मुकदमों में नहीं हुए हैं। इस मुकदमे में दोष मुक्त 9 को हुआ है। पिछले साल दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय हिंसा हुई थी। बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 में महाराजगंज बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी। 13 अक्टूबर को ही एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 6 नामजद और 4 अज्ञात लोग थे। पुलिस की जांच में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें 3 आरोपी गवाह के अभाव में बरी हुए थे। 10 लोगों को 13 महीने 26 दिन के ट्रायल के बाद एडीजी कोर्ट ने सजा सुनाई। जज ने 125 पेजों का जजमेंट दिया है। 10 लोगों को आज सजा का निर्धारण होना था, जिसमें से सरफराज उर्फ रिंकू को मृत्युदंड की सजा मिली है और 9 लोगों को आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। बहराइच हिंसा केस में आरोपी है सरफराज उर्फ रिंकू, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। बाकी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। सजा सुनाई जा रही है दोषियों को, कैसा लग रहा है? अच्छा, सजा सुनाई जाए। क्या मांग करते हैं? तो हमें लेकर अच्छा, उम्र कैद की फांसी की सजा? उम्र कैद की सजा की फांसी की सजा? अब उनका जब हमें लेकर समय के अंतर 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा विसर्जन के जुलूस में पथराव हुआ था। रामगोपाल ने एक इमारत में भगवा झंडा लगाया था। भगवा झंडा लगाने के दौरान रामगोपाल को गोली मारी गई थी। फायरिंग के बाद बहराइच में हिंसा भड़की थी। कई जगह आगजनी और पथराव हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और यूपी में एसआईआर की डेडलाइन 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। यूपी में अब एसआईआर 26 दिसंबर तक होगी और एसआईआर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो एसआईआर की तुलना एनआरसी से कर दी है, जिस पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। ये कदम मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में फॉर्म जमा करने की अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। यूपी में अब एसआईआर 26 दिसंबर तक होगी। गणना चरण जो 11 दिसंबर तक था, जिसकी अवधि अब भारत निर्वाचन आयोग ने 15 दिन का और समय दे दिया है और अब 26 दिसंबर तक
हमारे यहाँ गणना चरण चलेगा, यानी 26 दिसंबर तक भी हम किसी मतदाता से गणना फॉर्म भरवाकर उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। एसआईआर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। पहले सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे, जहां पर एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक की। वाराणसी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर की समीक्षा की। वाराणसी में सीएम योगी ने काशी के साथ साथ जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है कि वोटर लिस्ट में एक भी घुसपैठिए का नाम ना हो। बरेली में सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो एसआईआर की तुलना एनआरसी से कर दी है। जिसका वोट होता है वही भारत का नागरिक होता है, और जो भारत का नागरिक होता है उसी को अधिकार मिलता है वोट डालने का। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी कर रहे हैं। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने विपक्ष पर कड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि विपक्ष घुसपैठियों को खुश करना चाहता है, लेकिन विपक्ष की हर चाल को बीजेपी नाकाम करेगी। ये लोग चाहते हैं कि स्थायी रूप से ऐसे घुसपैठिए इस देश में घुसे रहें और उनको वोट करते रहें। क्या कोई घुसपैठिया तय करेगा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो? क्या कोई घुसपैठिया तय करेगा इस प्रदेश में, इस देश में प्रधानमंत्री कौन हो? हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे और विपक्ष की हर चाल को नाकामयाब करने का संकल्प हमने लिया है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में एसआईआर की तारीख इसलिए बढ़ाई है ताकि मतदाता सूची का क्रॉस वेरिफिकेशन अधिक सटीक तरीके से किया जा सके। आयोग ने सभी राज्यों से बीएलएस को एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि डेटा का मिलान बिना गलती के हो सके। यूपी में संख्या सबसे अधिक है, इसलिए आयोग ने अतिरिक्त समय दिया है, जिससे जांच पूरी तरह पारदर्शी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनावों में आधी आबादी पर फोकस करने का प्लान बनाया। अखिलेश ने महिलाओं को 1 साल के 40,000 रुपए देने का ऐलान किया। 2022 में साल के 36,000 रुपए देने की बात की थी, जो अब उन्होंने 40,000 कर दी है। सवाल यही है अखिलेश का, क्यों आधी आबादी पर फोकस किया जा रहा है? अखिलेश के इस बड़े ऐलान पर बीजेपी का क्या क्या प्लान है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही आधी आबादी के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो यूपी की महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने इससे पहले 2022 के चुनाव में 3,000 रुपए हर महीने और साल में 36,000 रुपए देने की बात की थी, जिसे वो 2027 में 40,000 रुपए करेंगे। तो जो समाजवादियों पे जनता को भरोसा है और जनता को ये विश्वास है, देश की आधी आबादी को भी ये विश्वास है, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को भी विश्वास है कि जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को कह रहे हैं कि वो महिलाओं को 40,000 रुपया महीना देंगे, तो निश्चित रूप से उस वादे को समाजवादी पार्टी पूरा करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि महिलाओं ने एसपी के कार्यकाल में वो दौर देखा है जिसे वो कभी भूल नहीं सकती। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, सरकार तो इनकी बन चुकी है। अखिलेश यादव स्वयं 5 साल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहे। उनके पूज्य पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और जब उनकी सरकार नहीं होती है, जनता उनको नकार देती है, तो झूठ बोलने का काम करते हैं। चाहे एसआईआर का विषय हो, चाहे निर्वाचन व्यवस्था का विषय हो, चाहे महिलाओं को किसी प्रकार की ऑफर देने का व्यवस्था हो, कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि एसपी इस तरह की घोषणाओं से अपने वोट बैंक में महिलाओं को भारी संख्या में जोड़ना चाहती है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपए महीना महिलाओं को देंगे, तो निश्चित तौर पे ये एक जबरदस्त दबाव भारतीय जनता पार्टी पर है, जो रूलिंग पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अगर वो 36,000 प्लस 4,000 कह रहे हैं हम ब्याज भी देंगे, तो अगर 40,000 सालाना देते हैं तो निश्चित तौर पे एक गेम चेंजर घोषणा हो सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी
अपने इस वादे को गंभीरता से और ठोस तरीके से जनता के बीच ले जाना होगा उसे। यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का ज्यादा वक्त बचा है। ऐसे में महिलाओं को फोकस करने पर सभी दल जुटे हैं। हालांकि एसपी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि उसके सामने बीजेपी है, जो अखिलेश के सियासी ऐलान पर बड़ी काट खोजने में जुटी है। हालांकि वक्त बताएगा कि ये घोषणा कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, लेकिन 40,000 रुपए प्रति साल दिए जाने की घोषणा अपने आप में देश में आधी आबादी के लिए की जाने वाली बड़ी घोषणा समझी जा रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं जब उत्तर प्रदेश में घुसपैठी जगह जगह नहीं बल्कि एक ही जगह मिलेंगे और सब के सब कड़ी निगरानी में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर तैयार किया है। प्रदेश भर में ऑपरेशन क्लीन जारी है और हर जिले में अधिकारियों द्वारा सक्रिय निगरानी की जा रही है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ महाअभियान। घुसपैठियों की पहचान, डिटेंशन सेंटर तैयार। ऑपरेशन क्लीन, पहचान और निगरानी जारी। लखनऊ टू गोरखपुर कार्रवाई युद्ध स्तर पर। घुसपैठियों के लिए योगी सरकार का हंटर चल रहा है। एक एक घुसपैठिए की पहचान की जा रही है। सूबे के हर जिले में योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान घुसपैठियों की पहचान कर डिटेंशन सेंटर पहुंचाने की तैयारी हो रही है। राजधानी लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। इसी क्रम में आलमबाग इलाके में सर्च ऑपरेशन हुआ और रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तलाश हुई। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर पुलिस अधिकारी दस्तावेजों को वेरीफाई करने का काम कर रही है। ये पहचान असली है या नकली, योगी फोर्स इसकी जांच कर रही है। अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी या किसी भी देश के अवैध नागरिक जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, घुसपैठिए के तौर पर हैं, उनकी पहचान करनी है, उनको डिटेंशन सेंटर में भेजना है और फिर उनको उनके देश डिपोर्ट करना है। एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के निर्देश पर चल रहा है। इस वक्त राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके की एक बस्ती में ये अभियान चल रहा है। यहाँ पर एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर तमाम लोग रह रहे हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं। कुछ लोग नगर निगम के कुछ ठेकेदारों के साथ एसोसिएटेड हैं और इस तरह के काम ही करते हैं। तो इन लोगों की जितनी भी आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करने के लिए जो सीनियर अफसरान हैं वो खुद मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों के तमाम दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग वही हैं जो आसाम के रहने वाले हैं। दूसरी तस्वीर गोरखपुर से है, जहाँ घुसपैठियों को रखने के लिए गोरखपुर में डिटेंशन सेंटर तैयार किया गया है। ये डिटेंशन सेंटर शाहपुर थाना क्षेत्र के गीता वाटिका के पास बना है। 3 फ्लोर की इस डिटेंशन बिल्डिंग में 4 कमरे हैं और 50 बेड हैं। जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उन्हें इसी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। घुसपैठियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शाहपुर के गीता वाटिका में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। इस डिटेंशन सेंटर के बारे में आपको बताते हैं कि इस डिटेंशन सेंटर में कुल 4 कमरे हैं, जिस कमरे में 50 बेड है, जिसमें ठंड के मद्देनजर जो भी यहाँ शेल्टर होम में अगर कोई आता है तो उसके रहने, खाने और सोने की व्यवस्था की गई है। और खास तौर पर लगातार जो SIR का सर्वे चल रहा है, पूरे प्रदेश में रोहिंग्या और घुसपैठिए मिल रहे हैं, तो उनको लेकर एक शेल्टर होम बनाया गया है ताकि अगर कोई भी इस तरह का घुसपैठिया पहचान होती है तो शासन और प्रशासन द्वारा यहाँ पर लाकर उसको रखा जाएगा। कुल मिलाकर सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी में घुसपैठियों की पहचान का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश भर में ऑपरेशन क्लीन जारी है और हर जिले में अधिकारियों द्वारा सक्रिय निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा मुआवजा घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल
जांच का आदेश दिया है और पिछले 15 साल में तैनात रहे सीईओ और साथ ही शीर्ष अधिकारियों की भूमिका की जांच के भी आदेश दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए 2 महीने का अतिरिक्त वक्त दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को जांच के दौरान परेशान बिल्कुल न किया जाए। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के नोएडा अथॉरिटी द्वारा जमीन मालिकों को तय से अधिक मुआवजा देने के मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अधिकारियों और जमीन मालिकों के बीच मिलीभगत की शुरुआती जांच में ढिलाई देखते हुए विशेष जांच टीम से नाराजगी जताई। नोएडा मुआवजा घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल जांच का आदेश दिया है। पिछले 15 साल में तैनात रहे सीईओ और शीर्ष अधिकारियों की भूमिका की जांच के भी आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन किसानों को ज्यादा मुआवजे का भुगतान किया गया है उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसानों को जांच के दौरान परेशान भी न किया जाए। अब ये तीसरी एसआईटी गठित की है और इस दौरान सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो प्रकरण की जांच करे। सूत्र ये भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सीओ और एसीओ स्तर के अधिकारियों की भी जांच करने के आदेश दिए हैं जो इस कथित मुआवजे घोटाले में उस वक्त तैनात रहे, यानी तत्कालीन सीओ और एसीओ स्तर के अफसर। मामला गेझा, तिलपताबाद और भूड़ा गांव से जुड़ा है। कथित मुआवजे घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 15 साल के दौरान तैनात रहे सीईओ भी जांच के दायरे में आए। मुआवजे बांटने में गड़बड़ी का सबसे पहले खुलासा साल 2021 गेझा तिलपताबाद में हुआ था। अपात्र किसानों को मुआवजा बांटने का आरोप है। मुआवजा बांटने में 12 अफसर जिसमें सीईओ, एसीईओ, ओएसडी शामिल थे, जांच के दायरे में हैं। 20 किसानों को 117 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया गया। पहले भी एसआईटी 2 बार इस मामले की जांच कर चुकी है, लेकिन कोर्ट दोनों जांचों से सहमत नहीं हुआ, इसलिए जांच के लिए तीसरी एसआईटी गठित की गई है। पूरे प्रकरण में कई अधिकारी एक एक करके सस्पेंड भी किए गए थे। बाद में इसमें एसआईटी गठित की गई है और अब जो सोर्स बता रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उनके मुताबिक सीओ भी जांच की जद में है और साथ ही अन्य अधिकारियों पे भी जल्द गाज गिर सकती है। फिलहाल 2 महीने का अतिरिक्त वक्त दिया है। 2 महीनों में इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी होगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भावुक माहौल देखने को मिला, जहां हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों ईशा देओल और आहना देओल के साथ मिलकर दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट आयोजित की। प्रार्थना सभा में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद पहुंचे। सभी ने अभिनेता धर्मेंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र देओल ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहकर अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली थी। एक्टर हर किसी के दिल में बसते हैं। उनकी याद में हेमा मालिनी ने एक प्रेयर मीट का आयोजन किया। इस मौके पर पत्नी हेमा मालिनी उन्हें याद करके भावुक हो गई। विशाल उनका एक व्यक्तित्व है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो बहुत ही सरल, सहज, हंसमुख और मिलनसार थे। प्रसिद्धता की शिखर पर होते हुए भी वो कभी अपने आप को अलग नहीं समझे, हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे। उनका यही एक गुण सबको भाता था। प्रार्थना सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। 60 साल लंबा कैरियर, किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति दाग के बगैर पारित करता है तो इसका मतलब है ये साफ दिल इंसान है। मैं आज यहाँ न गृह मंत्री के नाते आया हूँ, न हेमा जी के संसद में साथी के नाते आया हूँ। मैं आज यहाँ धर्मेंद्र जी के एक फैन के रूप में यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ।
इस प्रेयर मीट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई सांसद मौजूद रहे। बड़ा अच्छा वक्त बीता, बहुत कुछ। मैं 90s की बात कर रहा हूँ और मेरा नया मेरी एंट्री हुई थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे प्यार से बिब्बा मुंडा कहते थे। मैं उनको बहुत मिस करूँगा। मुझे बहुत यादें हैं कि वो कहते थे, बेटा कंगना बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छा तुम्हें देखकर तुम अच्छा फाइट करती हो अपनी बातों को लेकर, अपने हक के लिए। तो मैं उनके व्यक्तित्व के तो सभी फैन हैं। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भावुक माहौल देखने को मिला, जहां हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों ईशा देओल और आहना देओल के साथ में मिलकर दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।